हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, वर्ण विचार। इसके पहले हम लोगों ने भाषा, व्याकरण और बोली को कवर किया था दोस्तों। अगर वह वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उसे देख लो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो था ये वर्ण विचार था। ठीक है, पहला जो था दोस्तों ये क्या था, वर्ण विचार आपका, और दूसरा जो था ये शब्द विचार था, और तीसरा जो था ये वाक्य विचार था। ठीक है, यानी 3 भागों में हमने बांटा था, पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। ठीक है, तो उसी में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों ये वर्ण विचार को मैंने आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, यानी फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग क्या सीखते हैं दोस्तों, यानी वर्णों के जब वर्णों को हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं ना तो हमारा वर्ण विचार है, यानी वर्ण पर जब हम लोग विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे तो उसको वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन जो है ये फर्स्ट टॉपिक पर है, वर्ण विचार। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर के आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को एक चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि एक बच्चा जो है ना स्कूल जा रहा है। ठीक है, इस बच्चा का चलिए नाम दे देते हैं हम लोग मोहन। ठीक है, इस बच्चा का नाम क्या दे देते हैं दोस्तों, मोहन। ये जो बच्चा आपको दिख रहा है इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इस बच्चे का नाम क्या है, मोहन। ठीक है, अब मोहन जो है विद्यालय तो पहले के समय में इसको बोलते थे क्या दोस्तों, पाठशाला। ठीक है, क्या बोलते थे, पाठशाला बोलते थे, यानी मोहन जो है पाठशाला गया। ठीक है, मोहन जो है पाठशाला गया, ये शब्द से मिलकर के हम लोगों ने एक वाक्य बनाया है। तो ये वाक्य देखिए, मोहन पाठशाला गया। तब मोहन पाठशाला गया दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या आपको पढ़ने का क्या है, इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं। कहता है कि मोहन पाठशाला गया, यह वाक्य जो है 3 शब्दों से मिला है। तो कौन शब्द दोस्तों, 3 शब्द। पहला मोहन, दूसरा पाठशाला, तीसरा गया। ठीक है, पहला शब्द जो है आपका मोहन है, दूसरा आपका पाठशाला है और तीसरा आपका गया है, यानी 3 शब्दों से मिलकर के हम लोगों ने एक वाक्य को बनाया। ठीक है, अब इसमें देखिए मोहन पाठशाला और गया। ठीक है, इस वाक्य के प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां हैं। चलिए इस ध्वनियों को हम लोग तोड़ देते हैं। पहला ध्वनि मोहन। मोहन को आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्ण के रूप में क्या करना, तोड़ना। वर्ण के रूप में क्या करना दोस्तों, तोड़ना, वही कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। मोहन में देखिए दोस्तों, मोहन में मो, ठीक है, ये क्या है, मो। तब मो को कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले एकक वर्ड को आप लोग तोड़ेंगे। तब मो को कैसे तोड़े, म प्लस ओ, तब बन गया मो। यानी देखिए माँ जो है दोस्तों, जब हम लोग हलंत लगा देते हैं, ठीक है, माँ के नीचे जब हम लोग हलंत लगा देते हैं ना तो वो माँ हो जाता है छोटा। ठीक है, वो क्या है, माँ एक तरह का हलंत लगाने से ये हो गया आधा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आधा हो गया, ये माँ पर हलंत लगाने से। तो इसको हम लोग, ये तो पूरा वर्ड क्या है, मुंह है। ठीक है, तो इसको हम पूरा करने के लिए पहले हम देखिए मो जो है ये कौन सा वर्ण है, तो पहले माँ से निकला है। ठीक है, माँ को आधा कर दीजिए। इसको पूरा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, तो स्वर लगाना पड़ेगा। तो ये माँ प्लस ओ लगाना पड़ता है, तो ये हो जाता है मुँह। तो टोटल हो गया मुँह। हा को पकड़ते हैं दोस्तों, हा को भी आधा पहले कर दीजिए। हा को पूरा करने के लिए आप क्या लगाएंगे, अ, क्योंकि हा को जब आप बोलोगे ना तो उसमें क्या दिखेगा, आपको अ दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, अ। जब आप बोलोगे जैसे ह, क्या बोलोगे, ह में आप देखना तो अ जो होता है साइलेंट होता है, लेकिन आप जब बोलोगे तो ह प्लस अ बनता है ह। ठीक है, तो ये छोटा ह है और इसके साथ जब अ का मिश्रण होता है तब पूरा का पूरा ह बनता है दोस्तों। उसी प्रकार से न भी होगा, न आधा है, पूरा का पूरा अ उसमें लगाइए तो वहाँ पर हो जाएगा न। तो इस प्रकार से मोहन का क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। मोहन का क्या हो गया दोस्तों, वर्ण विच्छेद हो गया। अब उसी प्रकार से हम लोग पाठशाला का करते हैं। ठीक है, देखिए उसी
उसी प्रकार से पा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, पा आकार पा, तब पा के पहले आधा कर दीजिए। अब पा इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको आप जो है ना दोस्तों कैसे पढ़ोगे, पा पढ़ोगे। तब इसमें जो आकार है इसके लिए आता है अ नहीं आ, ठीक है, आकार के लिए आ आकार आ आता है। तो पा को पहले आधा, ठीक है, पा को पहले आधा, उसमें फिर प्लस, और फिर ये आज पा को जब बोलोगे तो उसमें क्या आता है अ, तब प प्लस हो गया आ, तो हो गया पा, ठीक है। उसी प्रकार से ठ को दोस्तों ठ को आधा कर दीजिए और उसमें क्या लगा दीजिए अ, तो पूरा ठ हो गया। सा है, सा को आधा कर दीजिए और उसमें साकार सा है तो इसमें आ आकार आ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ला आकार ला है तो ला को आधा करके पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण विच्छेद सीखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से गया देखिए, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। गया देखिए, ग है तो ग के हलंतर लगा दिए, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए ग लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा अ, ठीक है, ग हो गया। या आकार या है तो या को आधा कर दीजिए, उसमें क्या आएगा या, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण विच्छेद कर दिए दोस्तों। यानी वर्ण उसको कहते हैं जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। खंड या टुकड़ा समझिए दोस्तों, मोहन को हम लोग वर्ण विच्छेद कर दिए। अब बताइए क्या ये वर्ण विच्छेद जो हमने कर दिया, अब इसको हम टुकड़ा कर सकते हैं, इसको हम टुकड़ा कर सकते हैं। माँ को आधा तो ये पहले से ही है, इसको हम टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते दोस्तों। यानी उसी को वर्ण कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा आप नहीं कर सकते। माँ तो अब टुकड़ा हो ही गया, मोहन को हम लोगों ने वर्ण के रूप में सरिया दिया, अब इसका आप टुकड़ा नहीं होगा तो इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ण बोलेंगे। यानी हम लोगों ने एक वाक्य बनाया था, मोहन पाठशाला गया। मोहन क्या गया दोस्तों, पाठशाला गया, एक वाक्य बनाया था। तब मोहन पाठशाला गया में आप देख लेना, तब मोहन एक शब्द था, पाठशाला एक शब्द था, गया एक शब्द था। तब मोहन को हम लोगों ने तोड़ दिया वर्ण विच्छेद के रूप में, पाठशाला को हमने तोड़ दिया वर्ण विच्छेद के रूप में, गया को भी हमने तोड़ दिया किसके रूप में, वर्ण विच्छेद के रूप में। तो इसमें हम लोग यह सीखे कि वर्ण विच्छेद समझिए कि वर्णों को जब हम लोग तोड़ नहीं सकते, अब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। यानी हम लोग जब किसी का वर्ण विच्छेद कर देते हैं तो उसको अब फिर उसको आप तोड़ नहीं सकते। यानी वर्ण विच्छेद करने के बाद जो है आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसको और छोटा आप नहीं कर सकते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे, ये स्वर्ण ध्वनि है दोस्तों। जब ये क्या है, ध्वनि है, माँ बोलते हैं तो उसमें ओ दिखाई पड़ता है, हा बोलते हैं तो अ दिखाई पड़ता है, ना बोलते हैं तो आती, एक प्रकार का ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे। अगला क्या है, वर्ण। देखिए हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कॉपी में लिखते चलेंगे दोस्तों। जैसे वो शब्द था वो शब्द लिख देते, एक एग्जाम्पल था उसको बढ़िया से तोड़ करके आप समझ तो गए ही होंगे, और वो आप अपना कॉपी में बढ़िया से क्या करेंगे, सरिया करके लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग अब वर्ण को स्टार्ट कर देते हैं। कहता है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे छोटी ध्वनि जो है ना, ये वर्ण ही है। बताओ, ये पहले ही कह दिया सबसे छोटा, तो क्या हम टुकड़ा उसका कर सकते हैं, कभी नहीं करेंगे। यानी अब बताइए, अब आ का टुकड़ा कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा। यानी हिंदी भाषा में जो है प्रयुक्त जो है होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, छोटी ध्वनि यानी अ, आ, ई, उ, क, ख, च, ट, त, प आदि, ये सब क्या है दोस्तों, वर्ण है। सब क्या है, वर्ण है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उच्चारण के प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित दो भेद हैं, ठीक है। अगर उच्चारण के अनुसार देखें दोस्तों तो वर्ण जो है ना, कितने भेद है वर्णों के, तो दो भेद है। उसके पहले हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा ये वर्णमाला क्या है, ठीक है। वर्ण क्या है, ठीक है। वर्णमाला, माला आप समझते हैं ना दोस्तों, क्या आप एक फूल से माला बना सकते हो, पहले ये बताओ। आपसे एक फूल से माला नहीं बनेगा, दो फूल नहीं बनेगा, तीन फूल तो आप बना सकते हो। एक आप फूल यहाँ रखोगे, ठीक है, एक फूल आप यहाँ रखोगे, ठीक है, उसको अच्छे से पिरो दोगे धागा से, एक फूल आप यहाँ रखोगे, तो इसको माला बोल सकते हैं, ठीक है। माला क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो यही है दोस्तों, यानी जब फूलों के समूह से आप माला बनाते हो तो वर्णमाला भी वही है। वर्णमाला भी क्या है, वही है। वर्णमाला कहता है कि जब आप फूलों से माला बनाते हो तो वर्ण के समूह से भी क्या बनता है, वर्णमाला बनता है, ठीक है। वर्णों के समूह से क्या बनता है दोस्तों, वर्णमाला। यानी वर्णमाला किसको कहेंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, ठीक है।
अब देखिए उच्चारण के प्रयोग के आधार पर जो है वर्ण जो है दो प्रकार के होगा, पहला होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। पहला होगा देखिए क्या दोस्तों, पहला होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। स्वर किसको कहेंगे, जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, यानी ठीक है, यानी कि सहायता जो है नहीं लेनी पड़ी, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, स्वर। यानी स्वर जो है ना, स्वर ये अकेला काम करता है, स्वर जो है अकेला काम करता है, इसका कोई सहयोग नहीं करेगा। लेकिन व्यंजन जो है ना, व्यंजन का जब भी उच्चारण करेंगे तो इसका जो सपोर्ट करेगा ये क्या करेगा, स्वर। ये बिना स्वर का व्यंजन आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी आप समझ जाइए, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, स्वर जो है अपने आप क्या होगा, ये काम करेगा, तो किसी का सहायता ये नहीं लेता है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, स्वर। और याद रखेंगे जो स्वर वर्ण की संख्या है ना वो 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11। ये कौन कौन होती है, आ ई उ री ए ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद रखेंगे कि जो आपका स्वर वर्ण की संख्या है वो 11 है। इसका पढ़ने का स्टाइल आप जरूर सीखेंगे दोस्तों। ये सब जितना भी आप लोग पढ़ते हो, इसी से तो हम लोग का की बनाते हैं, खा खा खी बनाते हैं, पढ़े होंगे, गा गी बनाते हैं, सब इसी से बनाते हैं। तो इसको पढ़ने का स्टाइल क्या होता है, ये छोटा हो गया, ये छोटा वर्ण है, ये बड़ा वर्ण है, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। री एक संस्कृत वर्ण है दोस्तों, ठीक है, इसको हटा देते हैं। री एक जो है ना संस्कृत वर्ण है। जब ऋषि मुनि का काल चलता था ना, तो री शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तब इसी से बनता था ऋषि शब्द, ठीक है। अब री को हटाते तो फिर ए ओ। इसका पढ़ने का स्टाइल क्या है, एक बार धीरे से एक बार कस के। अब बताइए ये हम क्या कह रहे हैं, तो यही कह रहे हैं दोस्तों, इसका उच्चारण करना आती है, एक बार धीरे से एक बार कस के, यानी बोलना है, ठीक है। जिसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे ई तो इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ऊ, इसको बोलेंगे ऊ। यानी देखिए हम जो बोल रहे हैं ना, एक बार धीरे से बोल रहे हैं तो एक बार कस के बोल रहे हैं, ठीक है। यानी एक बार हम थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ऊ, इसको री को भी हटाते हैं, ए तो इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे औ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक जो वर्ण है ये छोटा है, इससे ये क्या है, छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो याद रखेंगे स्वर वर्ण जो है उसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय कोई भी दूसरा वर्ण सहायता उसका नहीं करता है, उसी को स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है ऊपर लिखे वर्णों का उच्चारण कीजिए, हर एक के उच्चारण में कुछ ना कुछ समय अवश्य लगेगा। ये तो पता है, आ को बोलने से ज़्यादा समय लगता है आ को बोलने में, ठीक है। ई को बोलने से ज़्यादा समय लगता है ई को बोलने में, ठीक है। तो कुछ में थोड़ा और कुछ में उससे क्या लगता है, अधिक। तो यही है ना, कुछ में कम लगा, कुछ में ज़्यादा लगा। उच्चारण के समय के अनुसार जो है ना स्वर जो है दोस्तों ये कितना प्रकार से बढ़ जाता है, तो ये कितना प्रकार से बढ़ता है दोस्तों, 3 प्रकार से। कितना प्रकार से, 3 प्रकार से जो है ये आपका स्वर बढ़ जाता है। कितना प्रकार से दोस्तों, 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार से कौन कौन है ये समझिए। कहता है पहला, देखिए आप लोगों के लिए हमने एक पेड़ बनाया है, बढ़िया से आप उसको अच्छे से देख लीजिए। और इसी में अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपका ह्रस्व स्वर और फिर उसके बाद दीर्घ स्वर, पुल्लुत स्वर सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यानी देखिए इसमें क्या है आप लोग को कि वर्ण जो है, ठीक है, वर्ण तो हम लोगों को समझ गया। वर्ण कितने प्रकार के होते थे दोस्तों, 2 प्रकार के, ठीक है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। और उसके बाद जो है ना स्वर वर्ण का 3 प्रकार होता है दोस्तों। कितना प्रकार, 3 प्रकार। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुल्लुत स्वर। याद हुआ, यानी पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुल्लुत स्वर। यानी स्वर वर्ण अगर कोई पूछ देगा आपको कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का बोलना है दोस्तों। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुल्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगेगा। कौन सी लगेगा दोस्तों, बहुत कम समय लगेगा किसके उच्चारण में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में। यानी बहुत कम समय लगेगा किसके उच्चारण में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में। सबसे कम अगर समय लगता है दोस्तों तो ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा,
ठीक है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा किसमें थोड़ा सा ज़्यादा, पुलुत स्वर में तो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा, यानी ह्रस्व स्वर का तिगुना समय। आप ऐसे याद रखो कि ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर का कै समय दुगुना समय, ठीक है, दुगुना समय। और अगर पुलुत स्वर तो इसके उच्चारण स्थान के लिए यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता है, तिगुना समय। तो इस प्रकार से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ह्रस्व स्वर में आप लोग देखते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर का एग्जाम्पल भी बनता है। ह्रस्व स्वर का देखिए स्वर है, ठीक है, और ये स्वर बन जो है, स्वर बन कितने भागों में बांटा गया, तो पहला जो है ह्रस्व स्वर, दूसरा जो है दीर्घ स्वर और तीसरा जो है पुलुत स्वर। एक पेड़ के माध्यम से हमने आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है, बढ़िया से आप लोग कवर कर लेंगे, पूजन लिख देंगे आप लोग कि स्वर बन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा पुलुत, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है देखिए दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कितने पत्ते हैं, 4 पत्ते हैं। पहला ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा वाला, एक आपका हो गया तीसरा, ये आपका हो गया चौथा। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। यानी कौन, अ ई उ री, अ ई उ री। देखिए इसको आराम से आप बोल देंगे, बहुत कम समय लगेगा इसको बोलने में, अ ई उ री, कितना हम आसान से बोल दिए। अब देखिए इससे दुगना समय लगेगा इसमें, ठीक है, दीर्घ स्वर में। इसकी संख्या जो होती है 7 होती है दोस्तों। जैसे इसको हम आ बोले तो इसको बोलेंगे आ, इसको क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग आ बोलेंगे, ठीक है। और इसको आ हो गया, इसको बोले ई तो इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ऊ तो इसको बोलेंगे ऊ। देखिए दुगना समय लग रहा। इसको री, री तो एक संस्कृत वर्ड है, बाकी इसमें और भी शब्द आता है दोस्तों, बनाता है ए, फिर ए, फिर ओ और फिर औ। ये आपका हो गया कितना, 7। यानी इसकी संख्या जो होती है दोस्तों ये कितनी होती है, 7 होती है। किसकी संख्या, दीर्घ स्वर की। यानी याद रखेंगे ह्रस्व स्वर का उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक है, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, और पुलुत स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, अ ई उ री। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। और पुलुत स्वर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो पुलुत स्वर का ये एक शब्द दिया गया है, इसलिए समझिए कि पुलुत स्वर का एक ही शब्द होता है, बहुत सारा शब्द होता है दोस्तों। हम आपको उच्चारण के अनुसार ये बता दिए हैं, ओम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा कलर कर देते हैं इसको कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये ठीक है, हाँ। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है ना पुलुत स्वर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी को दूर से बुलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, पुलुत स्वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पुलुत स्वर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी को दूर से अगर आप लोग को बुलाना है, जैसे आप समझ जाओ कि आपकी मम्मी जो है नीचे से आपको आवाज़ दे रही है, आप छत पे बैठे हुए हो, ठीक है, कि बाबू खाना खाएगा, तो क्या धीरे से तो नहीं बोलेगी, वो जोर लगा करके बोलेगी कि आप उसका ध्वनि, उसकी माँ, आपकी माँ की ध्वनि जो है आप तक पहुँच जाए। तो वो जो चिल्ला कर जो बोलती है ना, किसी को दूर से बुलाती है, या अगर कोई व्यक्ति दूर में खड़ा है उसको आप बुला रहे हो तो चिल्ला करके ही बोलोगे, तो यही आता है कौन स्वर, पुलुत स्वर। जैसे इसको आप ओम नहीं बोल सकते, ये जो है ना, ये जो है ना, आपको इसका उच्चारण समय जो है ना आपका बढ़ता चल जाएगा। देखिए जैसे इसको आप बोलते हो कैसे, सही उच्चारण ओ, यहाँ पर देखिए आपका जो है, यहाँ पर ध्वनि जो है रुक रहा है, ठीक है, और यही लगातार म अभी उच्चारण स्थान है, यहीं पर आपका पूरा का पूरा। देखें लोग बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं ओम को बोल करके, ठीक है, तो ओम शब्द का उच्चारण नहीं कि आप डायरेक्ट ओम बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। ये जब लग जाता है ना दोस्तों, समझ जाओ उसका उच्चारण स्थान जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओम को आप अच्छे से बोलोगे तो पूरा का पूरा ओ, फिर लास्ट में गिरोगे म पर, ठीक है, ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से पुलुत स्वर जो हो गया इसमें ओम शब्द आ जाता है, ठीक है। और किसी को दूर से अगर बुलाना है तो पुलुत स्वर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे,
अब ह्रस्व स्वर तो आपको हम बता ही दिए, ह्रस्व स्वर आप लिख लेंगे बढ़िया से कॉपी में। कहता है जिन स्वरों को उच्चारण में कम से कम समय लगता है, मैंने बता रखा है। ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अ ई उ री, इसे ही मूल स्वर कहते हैं दोस्तों, ये भी लिख लेना पॉइंट में। इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? मैंने बताया था दुगना समय लगता है, उसे कौन सा स्वर बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या क्या होती है दोस्तों? 7 होती है, जैसे अ ई उ ए ओ औ, ठीक है। तो इस प्रकार का ये हो गया कौन सा स्वर? तो ये हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर दोस्तों। कितना देखते हैं? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगा? तिगुना समय, उसे क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। जैसे ये आपको हम ओम बता दिए थे, ठीक है। तो विशेषा यानी इसका जो नोट्स आपका क्या है? प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने में किया जाता है। जैसे अरे मोहन, देखिए मोहन पर यहाँ जोर लग रहा है, अरे रुक जाइए, अरे मोहन, ठीक है, यहाँ पर है ना ये वाला, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अरे मोहन, एक प्रकार का ध्वनि है दोस्तों, अरे मोहन। फिर मोहन पर हुआ, इधर आ, किसी को दूर से बुलाना है तो ये प्लुत स्वर का प्रयोग करेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ठीक है। इस प्रकार का ये ध्वनि हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं हिंदी में कितने ध्वनियाँ होते हैं दोस्तों। हिंदी में जो है कितने ध्वनि होते हैं? तो याद रखना 2 ध्वनि होते हैं, एक अनुस्वार होता है तो दूसरा विसर्ग होता है। और ये दोनों को जो है ना प्रायः किसके साथ लिखा जाता है? आ के साथ। जैसे अन्न, अह, कन्न, कह, खन, खह। तो ये समान, जैसे आप बोलोगे खन तो इसमें आ आता है ना दोस्तों। अगर गन बोलोगे तो इसमें अह आता है। गह बोलोगे, सॉरी गन तो ऐसे लिखा है, गह बोलोगे तो इसको आ आता है। जैसे पन्न बोलोगे तो इसमें आपका अह आता है। पह बोलोगे तो इसमें अह आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुस्वार, हिंदी में 2 ध्वनियाँ हैं, अनुस्वार है, विसर्ग है। नोट के साथ आप लोग लिख देंगे, ठीक है। अनुस्वार उच्चारण में देखिए दोस्तों, अनुस्वार उच्चारण में अंगा, इया, न, मा, ये दोनों में फ़र्क है दोस्तों। ये टवर्गी ना है, ये तवर्गी ना है, ठीक, क्योंकि ये ट के साथ आता है तो ट वर्गी, और ये त के साथ आता है तो त वर्गी। ये टवर्गी ना और ये तवर्गी ना के समान होता है उच्चारण में, ठीक है। जैसे आप इसको बोलोगे तो ठीक है, कंघी शब्द है, अनुस्वार है इसमें, ठीक है। कंघी शब्द है ना, कंघी में आप देखोगे तो क्या होगा? कंघी। कंघी में आप बोलोगे तो कंघी यानी अंगा आएगा उसमें। गंजा बोलोगे तो गंजा में इया आता है, आधा न आधा इया, तो गंजा, गंजा, ठीक है। घंटी है तो घंटी में आएगा हल्का आधा टवर्गी ना आएगा, घंटी ना आता है ना बीच में, घंटी, ठीक है। तो बोल के पता चलेगा आप लोग को, तो इसलिए मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है। संत में संत, संत आधा ना आता है ना, ठीक है। पंप में पंप, पंप, ठीक है। पंप में आधा मा आता है। तो ये अनुस्वार का उच्चारण जो होता है ना, इसके अनुसार होता है दोस्तों। ये अनुस्वार हम लोग आप लोगों को मैंने सिखाया। तो अनुस्वार का उच्चारण अंगा के साथ होगा, इया के साथ होगा, ना के साथ, न के साथ, माँ के साथ। ये अनुस्वार का उच्चारण होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समन वही है, अनुस्वार का कुछ नोट्स है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण हम लोगों ने कवर कर लिया। स्वर वर्ण में हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? स्वर वर्ण किसको कहेंगे? जिसके उच्चारण में कोई भी दूसरा वर्ण सहायता नहीं करे, उसको क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के ह्रस्व स्वर किसको बोलेंगे? जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दुगना समय लगे। और प्लुत स्वर किसको बोलेंगे? जिसको बोलने में काफ़ी ह्रस्व स्वर के अपेक्षा तिगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर की संख्या दोस्तों 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7। अब प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं, लेकिन आप किसी को भी दूर से बुलाते हैं तो प्लुत स्वर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग व्यंजन वर्ण सीखते हैं। आपको मैंने बताया था कि व्यंजन वर्ण को जब भी बोलना है तो इसमें कौन सहायता करता है? तो ह्रस्व स्वर सहायता करता है। कौन करता है दोस्तों? ह्रस्व स्वर करता है। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरों की सहायता, बताए थे ना कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित व्यंजन है, जैसे देखिए आ ई उ, ये वाला जो है मात्राएं, उसको छोड़ करके बाकी सब व्यंजन है दोस्तों। सब क्या है? व्यंजन है। टोटल के टोटल आपका क्या है? व्यंजन है। लेकिन आपको इसको जब बोलेंगे क, तो क के साथ आ आता है कि नहीं? ख के साथ आ आता है कि नहीं? ग के साथ आ आता है कि नहीं? सब में आ आता है। सभी चीज़ों में आ
आता है, यानी कौन सपोर्ट किया इसको, तो इसको व्यंजन वर्ण को बोलने में कौन सपोर्ट करता है, तो ये कौन करेगा दोस्तों, तो स्वर वर्ण। ठीक है, यानी जिनके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ जाए, स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें क ख ग घ अंगा हो गया, फिर उसके इसको वो देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग क वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क वर्ग। क वर्ग इसलिए बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, क वर्ग हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क की श्रेणी का वर्ग है। ठीक है, इसको क वर्ग बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, ये च की श्रेणी का है तो इसी को बोलते हैं च वर्ग। क्या बोलते हैं, च वर्ग। और ये ट की श्रेणी का है तो इसी को बोलते हैं ट वर्ग। क्या बोलते हैं, ट वर्ग। ये त की श्रेणी का है तो इसी को बोलते हैं त वर्ग। समझ गए ना, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। इसको प की श्रेणी का है तो इसी को बोलेंगे प वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी श्रेणी के अनुसार उसके वर्ग दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें व्यंजन वर्ण, इसमें क्या क्या हो गया, तो पहला हो गया क ख ग घ अंगा। ठीक है, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, ड ढ ये भी आता है आपका व्यंजन वर्ण में, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल ब, स स ह छ त ज्ञ स्र। इसकी संख्या, टोटल व्यंजन की संख्या बता देते हैं दोस्तों, आगे हम इसे भी बताएंगे ही। ठीक है, ये आपका टोटल जो है व्यंजन हो गया। टोटल कितना है दोस्तों, व्यंजन हो गया। ठीक है, और इसको सब के साथ, आपको भी बताया था कि व्यंजन में जो है ना सब के साथ किसका स्वर आता है, आ का, इसीलिए उसका सपोर्ट जो करेगा ये कौन करेगा, व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर करेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आप लिखेंगे उसको तो क्या लगा करके लिखेंगे, हलंत लगा करके लिखें। बिना स्वर के, बिना व्यंजन वर्णों को हलंत चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। यानी जब आपका स्वर के बिना व्यंजन वर्ण, यानी जैसे अ है, ठीक है, सॉरी अ तो आपका खुद एक स्वर है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया है कि जैसे आपका एक वर्ण है, जैसे मान लीजिए हाँ प। ठीक है, प एक प्रकार का व्यंजन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको सिर्फ अभी प जो है, प के साथ स्वर मिला हुआ है, अब कैसे पहचानिएगा कि स्वर मिला हुआ है। अब देखिए सिर्फ हम प लिखें तो इसके साथ स्वर मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम आधा प लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, आधा प, तो प में हलंत लगा देंगे तो ये हो गया व्यंजन। क्या हो गया दोस्तों, व्यंजन। लेकिन हम पूरा प लिखेंगे तो हो जाएगा स्वर। क्यों, क्योंकि इसमें आ की मात्रा आ चुकी है। और जब हम आधा प लिखते हैं तो इसमें समझ जाइए कि इसमें आ की मात्रा नहीं आई है। आ की मात्रा लाने के लिए हमको जोड़ना पड़ता है, तब बनता है पूरा प। ठीक है, तो आधे जब भी आपको अगर व्यंजन लिखना है तो सब के साथ हलंत लगाना है। सब के साथ क्या लगाना है, हलंत लगाना है, टोटल के साथ हलंत। तो समझ जाइए व्यंजन है, और जैसे ही आप हलंत हटा देंगे तो हो जाएगा स्वर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब व्यंजन का देखते हैं भेद। ठीक है, हम लोगों ने स्वर को भी 3 भागों में बांटा था, व्यंजन भी कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। यानी स्वर का भी 3 प्रकार, व्यंजन का भी 3 प्रकार। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन। क से लेकर के म तक के 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक मतलब समझे दोस्तों, क ख ग घ अंगा 5 गो हो गया, च छ ज झ इया 5 गो हो गया, ट ठ द ध न 5 गो हो गया, त थ द ध न 5 गो हो गया, प फ ब भ म 5 गो हो गया। तो पच पचे कितना हो गया, 25। पच पचे 25। तो इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन को कितना, क से म तक कितना व्यंजन है, तो 25 व्यंजन जो है आपका लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है इसका जब आप लोग स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करिएगा ना, स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय क्या होगा, जिह्वा द्वारा वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करता है। ठीक है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया। यानी जीभ द्वारा, जिह्वा द्वारा दोस्तों वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करता है। यानी जब बोलोगे कह खह ग, इस प्रकार से बोलोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपके मुंह से जो है ना हवा निकलेगी। ठीक है, ये किसके द्वारा निकलेगी, जीभों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था जब आप क ख ग घ लिखते हो तो आपका वर्ग हो गया। ठीक है, क ख ग घ का वर्ग जो होगा कौन सा होगा, का वर्ग होगा। ठीक है, च छ ज झ का वर्ग च वर्ग होगा, ट ठ ड ढ का वर्ग ट वर्ग होगा, त थ द ध का वर्ग त वर्ग होगा, प फ ब का वर्ग प वर्ग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ग आपको बता दे रखा है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन तो सीख गए, तो 5 5 5 5 5, पच पचे 25, पच पचे 25, तो पच पचे 25 जो हो गया, टोटल कितने व्यंजन हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन में। कौन सा दोस्तों, अंतस्थ। तो याद रखें
रखेंगे अंतस्था किसको बोलते हैं, या र ल ब को अंतस्था बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्श तथा उष्म वर्णों के कोटि में होते हैं बीच में। ठीक है, या र ल ब को कौन सा व्यंजन बोलते हैं दोस्तों, अंतःस्था व्यंजन बोलते हैं। याद रखेंगे स्पर्श व्यंजन 25 क से लेकर के मा तक स्पर्श व्यंजन। अंतःस्था किसको बोलेंगे, या र ल ब को कौन सा व्यंजन बोलेंगे, अंतःस्था बोलेंगे। उष्म व्यंजन याद रखेंगे दोस्तों, उष्म व्यंजन जब आप बोलते हो ना तो आपके मुख से जो है ना गर्म वायु निकलती है, गर्म हवा निकलती है उष्म व्यंजन बोलने में। ठीक है, गर्म हवा यानी देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर। ठीक है, हाँ, गर्म हवा यानी स हा को उष्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से क्या होती है, अभी मैंने बताया गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उष्म व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, व्यंजन के साथ स्वरों के मेल। ठीक है, व्यंजन के साथ हम लोग स्वरों के मेल, उसको हम लोग, ये तो आपको लिखा गया, पीछे लिखा जा चुका ये चीज़ है जो मैंने बताया है। ठीक है, एक आपको बॉक्स दिख रहा है ना, यही है व्यंजन के साथ स्वरों का मेल। जैसे ये स्वर है आ ई ऊ री ए ओ औ। ठीक है, और मेल देखिए व्यंजन के साथ स्वरों का मेल, इसका मात्रा क्या होगा, कोई नहीं। आ की मात्रा पैया ये वाला। ठीक है, ई की मात्रा इधर से हम लोग दोहराते हैं ना, इधर से ऐसे करके दोहराते हैं। ठीक है, तो यही हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ई हो गया, ऊ में हम लोग ऐसे देते हैं, यू में ऐसे देते हैं, री में नीचे की ओर ऐसे करते हैं। तो ये मात्राएं हैं दोस्तों। ए में क्या, अगर के लिखना है तो के में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना के, तो ठीक है, तो वो चीज़ आपका क्या है, मात्रा है। जैसे के को आप लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, तो उसी में तो के में क्या आता है, ए आता है, कै में ए आता है, को में ओ आता है, कौ में औ आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्यंजन के साथ स्वरों का मेल भी देखा। ठीक है, अब देखिए इसमें व्यंजन के साथ स्वरों को मेल में, यानी इसी से हम लोग सब चीज़ बनाते हैं दोस्तों, आ ई। तो उसी प्रकार से जैसे है ये, तो उसी प्रकार से क का की कू क्री के कै को कौ। ठीक है, कन का क्यों नहीं आता है, क्योंकि कन का जो होता है ना दोस्तों अयोगवाह के अंतर्गत होता है। अयोगवाह होते हैं दो गो, एक होता है अन, एगो अ। ठीक है, तो आ ई के में उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो आ में कोई भी आपका नहीं होगा। ठीक है, मात्रा आ में एक पहिया। ठीक है, ई में इधर से दोहराते हैं। ठीक है, ई में इसको बोलते हैं कौन सा, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ऐसे करके ए कार ए ओ औकार औ ऐसे करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग स्वरों के साथ मात्राएं देख लिए। अब देखिए इसी को हम देख करके सब चीज़ पूरा का पूरा 12 खड़ी बनाते हैं। जैसे क है, इसमें खड़ी लिख दीजिए क, कोई उच्चारण नहीं, इसमें लगा दीजिए पहिया, का हो गया, इधर से दोहरा दीजिए की, इधर से दोहरा दीजिए की, नीचे के ऐसे दे दीजिए हर्षऊ, तो कु दीर्घऊ कु, क्री के, एक पहिया ऊपर से के, डबल पहिया कै, एक पहिया इधर, एक पहिया ऊपर से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कौ, इसको बोलेंगे कौ। यानी अगर आपको ये पूरा स्वर याद है, मात्राएं उसका पता है, तो आप का की से लेकर के ज्ञान तक आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। एक चीज़ याद रहेगा ना तो सब चीज़ आपसे बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मली वर्ड हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग नोट्स भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है क प्लस अ तक क बनता है, क प्लस आ तक का बनता है। ये वर्ण विच्छेद में आपको काम करेगा। क प्लस ई है तो क तो आधा है, उसमें ई हो गया, और ई छोटा वाला है तो इसमें की इधर से हो जाएगा। क प्लस ई बड़ा हो गया तक की इधर से हो गया। इस प्रकार से हम लोग जब इसको सीख जाएंगे ना तो वर्ण विच्छेद आपको क्लियर। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद तो आपको ऐसे भी क्लियर, मैंने शुरू में ही बता दिया था। छोटा क है, छोटा आ है तो पूरा क बनेगा। छोटा का है, बड़ा आ है तो बड़ा का बनेगा। छोटा का है, छोटी ई है तो बड़ा छोटी की बनेगी। का है, बड़ी ई है तो बड़ी की बनेगी। ठीक है, सभी व्यंजनों के साथ स्वरों का इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, मेल होता है। ठीक है, किंतु र में उ और उ वर्ण की मात्राएं तथा स में री की मात्राएं विशेष ढंग से क्या होती है दोस्तों, मिलाई जाती है। ये आपको कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे र प्लस उ बनता है तो ये बनता है रू, र प्लस उ बनता है तो इसको बनते हैं रू। तो देखिए दोनों को लिखने का स्टाइल क्या है, अलग है, तो बढ़िया से आप देख लेंगे। स प्लस री बनता है तो ये बनता है श्री, क्या बनता है, श्री। ठीक है, श्री बनता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विशेष। किसी भी स्वर के साथ अगर मात्रा नहीं लगाई जाती है, अर्थात ईश
ईश, उश, ऐसा आदि ये जो होता है अशुद्ध होता है। याद रखेंगे दोस्तों, जब भी अगर कोई भी अगर आप स्वर के साथ अगर मात्रा नहीं लगाते हैं ना, तो वो शब्द जो होता है अशुद्ध हो जाता है, यानी वो शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर। तो यही कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आगे वर्ण। अब हम लोगों ने क्या क्या सीखा ऊपर, ठीक है। यानी वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। वर्ण किसको बोलते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे। वर्ण को 2 भाग बांटा गया, स्वर वर्ण जिसका उच्चारण ये खुद ब खुद करता है, जिसकी सहायता कोई नहीं करता है, अकेले दुनिया में आया है, तो ये आपका स्वर वर्ण हो गया। व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे, जिसके उच्चारण में कौन सहायता करे, तो स्वर सहायता करे, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा पुलुत। ह्रस्व स्वर कितनी है, 4। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, अ ई उ री। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है दोस्तों, और नीचे भी होगा, आपको दिखा देंगे। पुलुत स्वर जो है ये आपकी इसकी कोई संख्या नहीं होती है, आप जो किसी को दूर से चिल्ला करके बोलते हो तो पुलुत स्वर हो गया। स्पर्श व्यंजन कवर्ग 5, चवर्ग 5, टवर्ग 5, तवर्ग 5, पवर्ग 5, 5 5 कितना हो गया, 25। यानी व्यंजन वर्ण को 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक स्पर्श व्यंजन अंतस्थ, यर लवा को अंतस्थ और उष्म व्यंजन स स स स ह को उष्म व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। इसको ऊपर देख लेते हैं, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो उसी प्रकार से ये आपका 7 हो गया और ये आपका 4 हो गया, इधर आपका पुरुष स्वर हो गया, ये आपका कवर्ग हो गया 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। और यह अलावा हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन और आपका स स स ह जो हो गया ये आपका कौन सा व्यंजन हो गया, तो उस व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है, बढ़िया समझ जाइए दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या है कि कहता है कि वर्णों को व्यवस्थित करने को समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला किसको कहते हैं, जब वर्णों को हम लोग सजा करके एक जगह रखते हैं ना, तो उसे को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में उच्चारण के आधार पर टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52। ठीक है, अगर उच्चारण के आधार पर वर्ण देखा जाए दोस्तों तो कितने भागों में होते हैं, 52 भागों में होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण होते हैं। इसमें जो है 11 को स्वर है और 41 को क्या है, व्यंजन है। गिन करके आप पता कर सकते हैं। कहता है इसमें, ठीक है, और इसको ऊपर कर देते हैं। कहता है इसमें कि लेखन के अनुसार, ठीक है, लेखन के अनुसार देखा जाए तो ये 56 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें 11 स्वर 41 व्यंजन होते हैं। 4 जोड़ दिया जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 4 जो है ना, ये कौन सा व्यंजन जोड़ दिया जाता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हिंदी में देखा जाए, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, तो हिंदी में कुल 39 व्यंजन हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, 39 में 33 व्यंजन मानक हिंदी व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन देखिए कौन कौन होता है, तो 6 तरह 11 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो 52 4 56 हो जाता है। ठीक है, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड ढ। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोगों ने सीख लिया कि बताइए वर्ण कितना होता है, तो वर्ण होता है 52। ठीक है, वर्ण कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक कितने अक्षर होते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, अगर मिला लीजिएगा क से ज्ञ तक तो कितने होंगे, 36 हो गए। क से लेकर के यानी क ख ग से लेकर के प फ ब से लेकर के य र ल तक जाइए तो टोटल 36 संख्या मिलेंगे, 25 तो आपको यही मिल जाएंगे। अब संयुक्ताक्षर समझिए दोस्तों, क्या है संयुक्ताक्षर, ये किसको कहेंगे, संयुक्ताक्षर समझिए, संयुक्ताक्षर। ठीक है, कहता है व्यंजनों के साथ अगर व्यंजनों के साथ व्यंजनों के मेल के संयोग को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। यानी व्यंजन के साथ अगर व्यंजन का मेल अगर आप लोग को दिखा, ठीक है, व्यंजन के साथ अगर व्यंजन का मेल अगर आप लोग को दिखा तो उसी को बोलने कौन सा, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है, जब स्वर रहित व्यंजन से, जब स्वर रहित व्यंजन से अपने से भिन्न किसी अन्य व्यंजन में किसी अन्य व्यंजन में मिलता है तो उस मेल को बोलते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है, एक जैसे 2 व्यंजनों के संयोग को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक जैसे व्यंजनों के संयोग को क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। यानी याद रखेंगे संयुक्ताक्षर किसको कहते हैं, व्यंजनों के साथ व्यंजनों के मेल को संयोग कहते हैं। यानी जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संयोग कहते हैं। ठीक है, और जब स्वर रहित व्यंजन, जब उसमें स्वर नहीं व्यंजन में, आप जैसे स्वर नहीं मतलब ये पा में हलंत, उसी को बोला जा रहा है। जब स्वर रहित
रहित व्यंजन अपने से कोई भिन्न किसी अन्य व्यंजन से मिलता है, जब स्वर रहित व्यंजन जो होता है अपने से अलग कोई अलग भिन्न से मिलता है तो उसमें मिलता है तो उस मेल को बोलते हैं संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। ठीक है, एक जैसे दो व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कुछ याद आपको करने का टॉपिक है। कहता है व्यंजनों के संयोग के लिए निम्नलिखित नियम याद करें। तो पहला क्या है दोस्तों? कहता है जब कोई पाई, ठीक है, वाला व्यंजन अगले व्यंजन के साथ मिलता है तो उसमें पाई क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। जैसे त में पाई है ना, ता में जो है पाई है, ठीक है, ता में आपका क्या है? पाई है। ता में यह जुड़ गया तो ये आधा ता हो गया, उससे पाई हटा करके आधा ता हो गया तो बन गया त्या। माँ में पाई है, माँ में आधा पाई हटा दीजिए तो हो गया म्या। तो इसी को बोले, ऐसा शब्द जब दिखता है ना तो उसको बोलना है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर उसे बोलते हैं जब स्वर रहित जो व्यंजन होगा वो किसी अलग व्यंजन के साथ अगर मिल जाता है ना तो उसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। ख है, खा में पाई हटा दीजिए तो बन जाता है खत। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखिए, तो अगर बिना पाई वाले शब्द जो है, बिना पाई वाले व्यंजन के साथ कोई व्यंजन मिलाना हो तो उन्हीं प्रकार से लिखा जाता है। जैसे ट है, ठीक है, ट आधा है तो बन गया क्या चीज? टट। ठीक है, आधा ट है ये। ठीक है, अब आधा ट कैसे लिखोगे? ऐसे नहीं लिखोगे। कक है, इसको देखो, आधा का है तो पूरा का पूरा हो गया कक। ठीक है, उसी प्रकार से आप जैसे लिखा रहेगा उसी लिखना। हब है, आधा ह है तो हब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका संयुक्ताक्षर है, आगे भी वही चीज़ है। ठीक है, अब उसमें एक और पॉइंट और देख लेते हैं। कहता क्या है कि र जब किसी अस्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलता है तो उसके ऊपर रेफ लगा दिया जाता है। जब र जो है किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलेगा तो ऊपर क्या लगा देना है? रेफ। ठीक है, तो र प्लस क तो बन गया ऊपर रेफ, तो यही रेफ है दोस्तों। ठीक है, जब क में अगर ऐसे कर दोगे तो इसको क्या बोलेंगे? रेफ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता क्या है कि र प्लस का तो बन गया क्या चीज़ आपका? ठीक है, बन गया आपका क। ठीक है, क के ऊपर रेफ लगा दिया। उसी प्रकार से र प्लस मा तो ऊपर रेफ लग गया। यदि र के अगले व्यंजन में आ ई ए ओ औ में से किसी स्वर की मात्रा लगी हो तो र मात्रा लगता है। जैसे र प्लस मा तो बन गया माँ। ठीक है, माँ पर लगा दिया गया रेफ। ठीक है, तो ये आपका जो ऐसा वर्ड दिखता है ना तो ये संयुक्ताक्षर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न देखते, उसमें से 2-3 एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, संयुक्ताक्षर में कहता है वर्णों के उच्चारण के समय जो यत्न करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रयत्न बोलते हैं। जो आप कोशिश करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न कई प्रकार का होगा दोस्तों? 2 प्रकार, एक अभ्यंतर होगा, एक बाह्य होगा। ठीक है, एक अभ्यंतर और एक क्या होता है? बाह्य होता है। अभ्यंतर किसको बोलते हैं? ठीक है, अभ्यंतर का मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर। वर्णों के उच्चारण के समय जो आरंभ, ठीक है, अभ्यंतर का मतलब शुरुआत हो गया। ठीक है, बाह्य मतलब आपका लास्ट भी आप समझ सकते हो। अभ्यंतर वर्णों के उच्चारण के समय आरंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अभ्यंतर और बाह्य हम आपको समझा देते हैं। प्रयत्न का मतलब जब आप किसी वर्ण को बोलने में जो प्रयत्न करते हो, जो कोशिश करते हो, उसको प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के, एक अभ्यंतर एक बाह्य। जैसे देखिए अभ्यंतर और बाह्य समझिए नॉर्मल शब्दों में। जैसे हम लोगों ने लिखा पटना। ठीक है, क्या लिखा? पटना। पटना को बोलने में जो शुरुआत में आपको जो लगेगा बल, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अभियंतर। क्या बोलेंगे? अभियंतर। और जो वर्ड के लास्ट में अगर आपको जो बल लगाना पड़े उसको बोलेंगे बाह्य। क्या बोलेंगे? बाह्य। तो यही हो गया अभियंतर और यही हो गया बाह्य। ठीक है, समझ में आ गया? यही आपका अभियंतर हो गया और यही आपका क्या हो गया? बाह्य हो गया। यानी कोई भी शब्द के जो शुरू में आप कोशिश करते हो, जो बल लगाना पड़ता है उसको अभियंतर, और जो लास्ट में करते हो उसको बाह्य बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए अभ्यंतर कहता है कि वर्णों के उच्चारण के समय आरंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर कहते हैं। मैंने बता रखा है। वर्णों के उच्चारण के समय यहाँ समाप्ति पर जब लास्ट में आप जो यत्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? बाह्य कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। प्रयत्न जो हो गया 2 प्रकार, एक अभ्यंतर एक बाह्य। अब देखिए अभ्यंतर प्रयत्न के भेद देखिए। ठीक है, इसमें स्पर्श व्यंजन हो गया क से लेकर के माँ तक। ठीक है, क से लेकर क को बोलोगे तो शुरुआत में ही बोलोगे क ख ग घ अंग, जो चीज़ बोलोगे सब शुरुआती वर्ड होगा। ठीक है, शुरुआती शब्द होगा, शुरुआती वर्ण होगा, तो उसको बोलेंगे स्पर्श वर्ण। जितना भी स्पर्श व्यंजन उसको बोला जाता है सपृष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सपृष्ठ। अंतःस्था हो गया
ईशत स्पृष्ट बोलते हैं। सभी स्वर अ से लेकर के अ तक उसको विवृत बोलते हैं। और सभी उसमें जो हो गया उसको ईशत द्विवृत्त बोलते हैं। ठीक है, ईशत द्विवृत्त। ठीक है, तो ये होता है कौन सा, अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब क्या हुआ, जब आप कोई भी वर्ण को बोलने में जब शुरुआत में आपको जितना बल लगाना पड़ता है, जितना आप कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभ्यंतर। अब हम लोग बाय को सीख लेते हैं। ठीक है, बाय में देखिए क्या होता है, जब शब्दों को लास्ट में जब हम बल लगाते हैं उसको बाय बोलते हैं। जैसे बाय प्रयत्न के भेद देखिए, पहला घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण, और एक आपका लास्ट टॉपिक है महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण, इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। घोष वर्ण क्या है, घोष वर्ण क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। ठीक है, तो ये इसको समझाने से पहले जो है ना हम आपको कुछ समझा देते हैं कि घोष वर्ण अघोष वर्ण है क्या। ठीक है, अब समझिए सबसे पहले। ठीक है, पहला यही टॉपिक था, घोष वर्ण ही था ना। हाँ, तो पहले हम आपको घोष वर्ण सिखा देते हैं। घोष वर्ण है क्या, घोष वर्ण को ही हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों, एक वर्ड और बोलते हैं सघोष वर्ण। क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण। कहता है संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों का कंपन के आधार पर, यानी जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख में जो है कुछ कंपनें होती हैं। ठीक है, तो कंपनें होती है तो उसके आधार पर वर्णमाला कई प्रकार का होगा, दो प्रकार, एक होगा स्वर, एक होगा घोष और सघोष, एक होगा अघोष, यानी घोष वर्ण और एक होगा अघोष वर्ण। ठीक है, याद हुआ। यानी जब हम लोग कोई भी व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो हमारी जो मुख में कंपनी होती है उसके आधार पर वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, पहला घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। ठीक है, अब हम लोग घोष और अघोष देख लेते हैं दोस्तों। घोष और सघोष कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां में कंपन होता है, ठीक है, झनझनाहटें होती है, उसे घोष या सघोष कहते हैं। नॉर्मली आप समझिए घोष और सघोष किसको बोलेंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में बाद का प्रयोग हो, यानी नाद का प्रयोग हो, यानी आपका क्या बोलते हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें आप श्वास का प्रयोग नहीं करेंगे, नाद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का प्रयोग हो उसे हम लोग कौन सा वर्ण बोलेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, इसमें श्वास का प्रयोग नहीं होता है, नाद का प्रयोग होता है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि घोष का उदाहरण, जैसे जितना भी स्वर है, ठीक है, अब जितना भी स्वर है, क्या आप कभी भी क्या बोलते हैं, एक तरह से श्वास का प्रयोग करते हैं, सब कंठ के द्वार से निकलता है, नाद वहीं पे रहता है ना। नाद मतलब ऐसे करके, आप जब कोई बच्चा रोता है तो उसके अंदर देखें ये नासिका वर्ण होता है ऐसे करके। ठीक है, जब बच्चा कोई रोगा तो उसका देखिएगा उसके मुंह में ऐसे करके कुछ बनेगा। ठीक है, यही नाद है आपका। ठीक है, तो यही सब चीज़ झंकृत होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि सभी स्वर आपका घोष वर्ण कहलाएंगे, यही आपको पूछेगा। ठीक है, जितना भी स्वर है आ ई कौन सा वर्ण है, घोष वर्ण, डायरेक्ट मार देना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चतुर्थ और पंचम, ये आपका कोची हो गया, घोष वर्ण हो गया। अब ये तीसरा, चौथा, पंचम क्या है, यानी आप बताओ प्रत्येक वर्ग का। जैसे हम लिख लेते हैं क वर्ग, क्या ले लेते हैं, क वर्ग, और क वर्ग में जो है दोस्तों क्या क्या लिखते हो आप, क लिखते हो, ख लिखते हो, ग लिखते हो, घ लिखते हो, अंगा लिखते हो, यही ना। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी ये हो गया, ठीक है, चतुर्थी ये हो गया, पंचम ये हो गया, ये तीनों जो होगा कौन सा वर्ण होगा, घोष वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा, घोष वर्ण होगा। और ये दोनों का बच गया जो, तो ये दोनों कौन सा वर्ण हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, अघोष वर्ण। क्लियर हो गया ना, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण ले लेना, चौथा, पंचम, ये सब वर्ण आपको अघोष वर्ण, और इसके साथ साथ आएगा अंतस्थ और ह, ये भी कौन सा वर्ण है, तो घोष वर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे कि घोष वर्ण को जब भी बोलते हैं तो उसमें नाद का प्रयोग होता है, श्वास का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें आपका जितना भी स्वर है सब आपका क्या है, घोष वर्ण है। सभी वर्ण का, सभी वर्ग का तीसरा हो गया, चतुर्थ हो गया, पंचम हो गया, घोष वर्ण हो गया, अंतस्थ और हा कौन सा वर्ण हो गया, घोष वर्ण हो गया। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं इसका। जैसे सभी स्वर कौन कौन है दोस्तों, आ ई उ री ए। ठीक है, ये सब आपका कौन सी है, स्वर है। तो ये सब कौन सा वर्ण होगा, तो घोष वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा, घोष वर्ण होगा। ठीक है, टोटल का टोटल घोष वर्ण होगा। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चतुर्थ, पंचम, जिस देखो इसको हम लोग बड़ा बड़ा करके लिखे हैं, ये छोटा वाला है, ये आपका घोष वर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका घोष वर्ण नहीं होगा। बाकी जो बड़ा शब्द में लिखा गया है ये सब घोष वर्ण है। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, क ख ग घ
तीसरा वर्ण ग, चतुर्थ घ, पंचम अंग, तो ये घोष वर्ण हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद च छ ज में ज झ इया, ट ठ ड में ड ढ न, त थ द में द ध न। ठीक है, और इसके साथ अंतस्था भी आता है, यर लबा आएगा और एक कौन सा शब्द आएगा ह। तो ये वर्ण कौन सा वर्ण है दोस्तों? घोष वर्ण है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग जरूर समझ गए होंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम लोग अघोष वर्ण सीखते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ण? अघोष वर्ण सीख लेते हैं। अघोष वर्ण किसको कहते हैं समझिए। कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रिया में क्या होता है? कंपन नहीं होगा। घोष वर्ण में कंपन होगा, इसमें कंपन नहीं होगा। ठीक है, इसमें कंपन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अघोष वर्ण। ठीक है, कौन सा वर्ण बोलेंगे? अघोष वर्ण बोलेंगे। जैसे देखिए, इसको हम और भी बोल सकते हैं, तो इसमें केवल श्वास का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? केवल श्वास का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन घोष वर्ण में आपको हम एक चीज़ नहीं बताएं कि हा को जो है ना, हा को घोष वर्ण में नहीं लिया जाता है। ठीक है, हा को जो है घोष वर्ण में क्या होता है? नहीं लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है सिर्फ आपका ये जो होगा अघोष वर्ण में, इसमें स्वर तंत्रियां में कंपन जो है नहीं होता है। इसमें सिर्फ किसका प्रयोग? स्वर तंत्री मतलब जिसमें नाद का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ होता है श्वास का प्रयोग। किसका होता है? श्वास का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। घोष वर्ण में सिर्फ श्वास का प्रयोग होगा, नाद का प्रयोग नहीं होगा। घोष का उदाहरण देखिए, प्रत्येक वर्ण का प्रथम, जैसे तीसरा चौथा पांचवा जो होगा कौन सा वर्ण था? घोष वर्ण। तो पहला दूसरा जो बच गया ये कौन सा वर्ण हो जाएगा? अघोष वर्ण। ठीक है, उसी प्रकार से स स स ये आपका अघोष वर्ण होगा। स स स कुछ हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। क्लियर? तो प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ण का प्रथम द्वितीय, और ये स स स स इसको बोलते हैं तालब्बी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। ये सब कौन सा वर्ण हो जाता है? अघोष वर्ण हो जाता है। ठीक है, इसे उदाहरण द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, यानी याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क ख। अब ग घ अंग छोटा कर दिए हैं कि आप लोग समझ में आ जाए। उसमें हम लोग क ख को छोटा करके रखे थे और बाकी जो बोला जाता था उसको बड़ा करके रखे थे। तो क जो होगा यहाँ पर कौन सा वर्ण होगा? कौन सा वर्ण होगा दोस्तों? अघोष वर्ण होगा। ख आपका अघोष वर्ण, च छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, ये आपका अघोष वर्ण। बाकी जितना भी चीज़ है ये सब कौन सा वर्ण हो जाएगा? अघोष वर्ण। इसके साथ साथ कौन आएगा? स स स, ये उसमें व्यंजन भी आपका कौन सा व्यंजन हो जाएगा? अघोष वर्ण। कौन सा वर्ण हो जाएगा दोस्तों? अघोष वर्ण हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम? ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। हमने आप लोग को अच्छे से बता रखा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और भी पॉइंट है इसमें दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और भी पॉइंट है, उसको कवर कर लेते हैं, जिसको बोलेंगे अल्प प्राण महाप्राण। बाह्य के अनुसार ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण। इसमें अल्प प्राण में देखिए, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है समझना। अल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों? कम। ठीक है, कुछ होगा कम, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। अगर मुख से अगर आपका कम श्वास निकल रहा है, समझ जाइए वहाँ पर किसका उच्चारण हो रहा है? अल्प प्राण का उच्चारण हो रहा है। किसका दोस्तों? अल्प प्राण का उच्चारण हो रहा है जब मुख से कम श्वास निकले। ठीक है, जब महा मतलब जिसमें मुख से ज़्यादा श्वास निकले उसको हम लोग बोलेंगे महाप्राण। क्या बोलेंगे दोस्तों? महाप्राण। यानी श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। ठीक है, अब हम लोग अल्प प्राण सीख लेते हैं। देखिए, अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, ठीक है, अभी हम आपको बताएं तो श्वास वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है, अल्प होती है, उसको अल्प मतलब कम। ठीक है, तो अल्प प्राण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि क्या होती है? सुनाई नहीं देती है। हकार की ध्वनि जो होगा दोस्तों वो सुनाई नहीं देगा, उसको अल्प प्राण बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तब प्रत्येक वर्ग का प्रथम, ये भी वही चीज़ है घोष और अघोष की तरह। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण जो है और उसके साथ अंतस्थ व्यंजन, ये सब कौन सा व्यंजन होता है? अल्प प्राण, जिसको बोलने में हम लोग क्या करते हैं? कम समझ लेते हैं। प्रथम, तृतीय, पंचम, जैसे यहाँ पर छोटा करके हम आपको रखे हैं। ठीक है, प्रथम, तृतीय, पंचम को बड़ा कर दिए हैं। जैसे इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं कम समय, यानी पहले देखिए इसको उच्चारण कैसे करते हैं? क, तो इसको बोलते हैं ख। ठीक है, क ख ग घ अंग। तो इसमें प्रथम जो होगा कम समय लगा क, दूसरा में ज़्यादा लग रहा है ख, क ख ग घ। ठीक है, तो यह समझ गए। तो इसमें आपका ये आपका प्रथम हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, इसके साथ यर अलावा जो होगा अंतस्थ व्यंजन ये भी आएगा आपका कौन सा वर्ण में? तो ये कौन सा वर्ण में आएगा? अल्प प्राण में आएगा। कौन सा प्राण में? अल्प प्राण में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और ये तृतीय ये आपका अल्प प्राण होगा। कौन होगा दोस्तों? अल्प प्राण होगा। ठीक है,
समझ में आ गया है, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। ठीक है, अब हम लोग महाप्राण देखेंगे, उसका अपोजिट होगा कौन सा प्राण, महाप्राण। कहता है महाप्राण में यहाँ पर जो होगा ना, महाप्राण में इसमें अधिक श्वास, ठीक है ना, अधिक श्वास लगेगा, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा क्या हो, अधिक हो। महा मतलब महान, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक हो तो उसको बोलेंगे महाप्राण। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसमें हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ग का कोची होगा दोस्तों, दूसरा और चतुर्थ होगा। प्रत्येक वर्ग का कोची होगा, दूसरा और क्या होगा, चतुर्थ होगा। कौन सा, तो महाप्राण, दूसरा और चतुर्थ। ठीक है, वहाँ क्या था, तो पहला था और पहला था, तीसरा था, पांचवा था। ठीक है, वही ना था, पहला तीसरा पांचवा, और इसमें जो है आपका द्वितीय और चतुर्थ दिखेगा, और इसके साथ साथ कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा व्यंजन आएगा, ऊष्म व्यंजन आएगा। कौन सा दोस्तों, ऊष्म व्यंजन आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम समझ जाते हैं इसको। देखिए बॉक्स दिया गया है। ठीक है, हम आपको एकदम बढ़िया से सब बना करके आपको हम सब सिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें ये जो होगा आपका कौन सा अल्पप्राण होगा, पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला, सब अल्पप्राण। बाकी जो बचा महाप्राण। जैसे इसको बोलते हैं क, तो इसको बोलते हैं कस के बोलते हैं, आवाज़ लगा करके बोलते हैं। इसको बोलते हैं ख, तो इसको क धीरे से, इसको कस के बोलते हैं। अभी आपको बताए थे ना, एक बार धीरे से एक बार कस के। ठीक है, तो क छोटा हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ख, तो ये हो गया छोटा, तो ये हो गया घ, क ख ग घ। ठीक है, तो ये ख हो गया, घ हो गया, यानी दूसरा चतुर्थ आपका महाप्राण है। इसके साथ उसमें व्यंजन आएगा महाप्राण में, यानी ख, और ये हो गया आपका चतुर्थ, यानी दूसरा और चतुर्थ, यानी हर एक वर्ण का, हर एक वर्ग का दूसरा पद और चतुर्थ पद हो जाएगा महाप्राण। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब बाय प्रयत्न में आपको हम छोड़ दिए थे दोस्तों, तो देखिए वही चीज़ था लिखा हुआ जो हम सिखाएं। घोषवर्ण सभी स्वरों वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, यरलवा जो होगा ये संयुक्त व्यंजन, यरलवा अंतःस्थ व्यंजन, ये आपका कोचिंग में होगा। घोष में नॉर्मल आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अघोष वर्ण किसको बोलते थे, तो अघोष वर्ण वर्गों के पहला, दूसरा, चौथा और इसके साथ कौन सा उसमें व्यंजन आएगा, ये अघोष वर्ण कहलाएगा। अल्पप्राण सभी स्वरों के वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा कौन, और ये यरलवा जो होगा ये आपका अल्पप्राण होगा। एकदम शॉर्ट में आप बढ़िया से याद कर लेंगे। और महाप्राण वर्गों के दूसरे, चौथे स स ह का इन शब्दों के उपभेद, यानी देखिए इन शब्दों के उपभेद तालिका द्वारा समझिए। तो हम आपको तालिका बता ही दिए, बाकी आप समझ जाइए। ठीक है, महाप्राण में जो होगा प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे और स और ह को कौन सा बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। ठीक है, तो आपको घोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण सब मैंने सिखा दिया। क्या आपको हम रिवीजन एक बार करवा दें। ठीक है, रिवीजन आपको हम एक बार करवा देते हैं दोस्तों। ठीक है, रिवीजन समझिए, रिवीजन यानी रिवीजन आप लोग समझिए। ठीक है, ये रिवीजन था। जैसे हम आपको पूरा वर्ण पढ़ा देते हैं, एक बार समझा देते हैं। वर्ण किसको कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंडिया टुकड़ा नहीं हो। ठीक है, वर्ण को कितना भागों में बांटा गया दोस्तों, वर्ण को कितना भागों में, दो भागों में बांटा गया। पहला आपका कौन सा, स्वर, पहला आपका स्वर और दूसरा व्यंजन, पहला आपका स्वर दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर वर्ण किसको कहते हैं, जिसके उच्चारण में कोई भी दूसरा वर्ण सहायता नहीं करे उसको स्वर वर्ण कहेंगे। व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे, जिसके उच्चारण में कौन सहायता करे, स्वर वर्ण का सहायता करे उसको व्यंजन वर्ण बोलेंगे। क्लियर। स्वर वर्ण आगे जाकर के कितना पार्ट में बट गया, 3 पार्ट में बट गया। कितना पार्ट में दोस्तों, 3 पार्ट में बट गया स्वर वर्ण। ये पहला आपका कौन सा था, तो पहला तो ह्रस्व स्वर था। ठीक है, पहला ह्रस्व था। दूसरा कौन सा था, दीर्घ था। और दूसरा क्या था, प्लुत था। ठीक है, तीसरा क्या था, प्लुत। ह्रस्व स्वर इसको बोलने में कम से कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ, री, ये आपका ह्रस्व स्वर, उसकी संख्या कितनी होती थी, 4। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कितना समय, दुगुना समय लगे, उसको बोलते थे दीर्घ स्वर। उसको क्या बोलते थे दोस्तों, दीर्घ स्वर बोलते थे। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर किसको बोलते थे, जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कितना समय लगे, तिगुना समय लगे, उसको क्या बोलते थे, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 हो गया, ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7। ठीक है, उसमें हम लोग ओम को लिखते थे। ठीक है, ओम को लिखते थे। ठीक है, आगे हम लोग व्यंजन वर्ण सीखे थे। ठीक है दोस्तों, क्या सीखे थे, व्यंजन वर्ण सीखे थे। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, और हम लोगों ने इतना कवर कर लिया था। स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण, आगे व्यंजन वर्ण किसको करेंगे, जिसमें स्वरवर्ण क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा था, अंतस्थ था। ठीक है, पहला अंतस्थ था, हमको आप शॉर्ट में समझा देते हैं, अंतस्थ था। दूसरा कौन सा था दोस्तों, तो अंतस्थ के साथ ऊष्म था। ठीक है, और ऊष्म के साथ कौन सा था, शायद संयुक्त था। ठीक है, तो ये संयुक्त नहीं था, यानी आपका समझिए। तो इसमें जो था अंतस्था था, उसमें था, और सॉरी स्पर्श था, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन, पहला कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श व्यंजन। और दूसरा कौन सा था, तो अंतस्था व्यंजन था।
अंतःस्था व्यंजन। और तीसरा कौन सा था दोस्तों, तीसरा था हम लोग को अंतःस्था के बाद आपका कौन सा था, ऊष्म व्यंजन। कौन सा, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसको, इसकी संख्या कितनी होती थी, 25 होती थी। स्पर्श व्यंजन कवर्ग से लेकर के आपका पवर्ग तक सब स्पर्श व्यंजन था। दूसरा अंतःस्था, यरलवा को अंतःस्था बोलेंगे, और उस व्यंजन स को उस व्यंजन बोलेंगे। क्लियर, व्यंजन वर्ण भी आप लोग का क्लियर हो गया। उसके साथ हम लोग जब बांटे थे दोस्तों तो व्यंजन वर्ण हो गया, फिर उसके बाद हम लोग तरह तरह के संयुक्ताक्षर बताए थे, ठीक है। फिर उसके बाद घोष वर्ण अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आप लोग को बता रखा है। वर्ण का पूरा डिटेल मैंने आपको इस पूरा का पूरा वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। इसका जो हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा याद रखेंगे, इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ये आएगा उच्चारण स्थान के ऊपर, ठीक है। जिस चीज़ में हम लोग आपको उच्चारण स्थान बता देंगे। और इसका एक अगला पार्ट आएगा ऑब्जेक्टिव। क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव आएगा। जो हम आप लोग को पूरा वर्ण पढ़ा दिए ना, उसका टोटल ऑब्जेक्टिव आएगा, और हम देखेंगे कि आपसे कितना क्वेश्चन क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कवर कर लिया दोस्तों। आपको उम्मीद है यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा आपको। आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख करके अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। याद करने का ऐसा चीज़ तो है नहीं है, इसको आप बढ़िया से समझ जाएंगे, लेकिन कॉपी में आप ज़रूर इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो समझ में आया होगा आप लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के आप क्या कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे, आपके लिए हम एक नया वीडियो हमेशा क्या करते रहेंगे, लाते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, जिससे हम लोग को लाने में कोई भी वीडियो मोटिवेट मिले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।